और इस तरीके से उसकी लार को मेजर करने के लिए उन्होंने कुछ apparatus वगैरह यहाँ पर लगाए थे। द नेक्स्ट, पावलोव के अनुबंधन उद्दीपक घंट पावलोव ने अनुबंधन उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपन भोजन के स्राव में वृद्धि होने से पुनर्बलन कहा। सीखने की इस क्रिया को पावलोव ने अनुबंधन की सहज क्रिया कहा। ओके, पावलोव ने जो एक्सपेरिमेंट किया वहां पर उन्होंने उसको रीइंफोर्स करना स्टार्ट किया, मतलब उन्होंने उसको भोजन देने से पहले बैल बजाई, और बैल बजने के साथ जब उसने वो क्रिया करना सीख लिया, क्रिया करना मतलब उसने लार गिराना सीख लिया, तो जैसे ही उसने घंटी बजाने पे लार गिराता तो उसको उसके बदले यानी कि रीइंफोर्समेंट या फिर कह सकते हैं एज अ रिवॉर्ड उसको वो फूड मिलने लगा। तो अभी उसको समझ में आता था कि घंटी बजेगी और उसको फूड मिल जाएगा, तो ये उसके लिए एक रीइंफोर्समेंट हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ टर्म्स दिए हैं जैसे कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस दैट मीन्स जो फूड है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस हो गया। और कंडीशनिंग स्टिमुलस यानी कि जो घंटी है वो कंडीशनिंग मतलब उन्होंने पावलोव ने कंडीशनिंग करवाना शुरू किया घंटी के साथ की घंटी बजेगी, तो उन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलस की बजाय कंडीशनल स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स करवाना शुरू किया कि घंटी पे अब वो डॉग रिस्पॉन्स करना शुरू करने लगा। तो यहाँ पर 4 टर्म्स है, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, अनकंडीशनिंग रेस्पॉन्स, conditional stimulus and unconditional stimulus. Then next, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत की कुछ विशेषता है। अनुबंधन सिद्धांत संबंध सहज क्रिया पर आधारित है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसी तरीके से सीखते हैं, सहज क्रिया है मतलब जो ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे खाना आ रहा है तो वो कुत्ते की लार अपने आप गिर रही है, उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रही है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक हो रही है, सहज क्रिया है कि लार तो गिर ही रही है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि यदि किसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ अनुबंधित उद्दीपक का प्रयोग किया जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया में वृद्धि हो जाती है। यानी कि उन्होंने जो बैल के साथ उन्होंने जो कंडीशनिंग की थी, तो उन्होंने ये बताया था कि किसी स्वाभाविक अनुक्रिया लार गिराना और उसके साथ बैल बजाना, तो उन्होंने एक और कंडीशनिंग स्टार्ट की। दैट मीन्स ये इस बात पर बल दे रहा है कि आप अनुबंधन किसी give me a second. हाँ पूजा। यस सर। हाँ बेटा आ गई, वापस आ गई स्लाइड। यस सर, एक्चुअली वो चार्जिंग का था तो इसीलिए सॉरी। ओके कंटिन्यू करें। हाँ, ये सिद्धांत अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है और अनुबंधन से सीखना स्थायी होता है। यानी कि जब आप किसी चीज को रीइंफोर्समेंट देंगे, रीइंफोर्समेंट से आप जो सीखने की गति को बढ़ावा देते हैं या उसमें वृद्धि होती है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए अनुबंधन उद्दीपक और अनुबंधन क्रिया में संबंध होना जरूरी है। यानी कि जैसे बैल और डॉग के बीच फूड के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया कि घंटी पहले बजाई और उसके बाद फूड दिया गया, तो उन्होंने एक संबंध स्थापित किया। क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन की प्रवृत्ति द्वारा बच्चों की बुरी आदतों के स्थान पर अच्छी आदतों का प्रतिस्थापन किया जा सकता है। ये एक इसकी विशेषता है कि आप छोटे बच्चों में, क्योंकि उनमें स्वाभाविक क्रियाएं बहुत होती है, तो स्वाभाविक क्रियाओं के अकॉर्डिंग उनमें किसी एक चीज को घटाकर, जैसे चॉकलेट खाने की बुरी आदत है, अगर बच्चों में बहुत ज्यादा चॉकलेट खाते हैं तो उनको चॉकलेट की जगह कुछ हेल्दी स्वीट दिया जा सकता है और उनके लिए एक वो चॉकलेट की जगह कुछ हेल्दी मीठा दिया जा सकता है, जिससे उनकी कंडीशनिंग उस वहां से हट जाए, मतलब उनकी बुरी आदत हट जाए और वो अच्छी आदत के लिए वो स्ट्रांगली उसकी साइड जाए, या प्रतिस्थापन किया जा सकता है उसको उससे।
देन इस सिद्धांत की कुछ कमियां हैं। ये सिद्धांत पशुओं पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया था और बालकों पर व मनुष्य में इसकी पुष्टि की गई थी। मतलब इन्होंने बताया था कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट डॉग पे किया था और उसके बाद जो उसके रिजल्ट आया उन रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि जो भी रिजल्ट आया उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम बालकों की बुरी आदतों को हटाकर अच्छी आदतों पे स्थापित कर सकते हैं या फिर उनमें प्रतिस्थापन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि पशुओं पर किए गए प्रयोगों को जनरलाइज किया जा सके मनुष्यों पर। इस सिद्धांत में मनुष्य को एक जैविक मशीन माना गया है। उसके सीखने की प्रक्रिया को एक नियंत्रित प्रक्रिया माना गया है। इसीलिए ये मनुष्य के चिंतन एवं तर्क पूर्ण सीखने की प्रक्रिया की व्याख्या नहीं करता। देन अनुबंधन अनुक्रिया द्वारा सीखना स्थायी नहीं होता। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने जो लर्निंग करवाई है क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग, तो वो स्थायी नहीं है। मतलब अगर आप कंडीशनिंग खत्म करते हैं, वो अनुक्रिया करवाना खत्म करते हैं, तो वो उनकी लर्निंग भी या फिर उनका जो सीखना है वो भी बंद हो जाता है। अनुबंधन की प्रक्रिया कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से सदैव चलती रहती है। यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया को सही तरीके से व्याख्या नहीं करता। कंक्लूजन, पावलोव का प्रयोग पैवलोव के प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि जो नेचुरल स्टिमुलस है, जिसे अनुबंधित उद्दीपन यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा जा सकता है, जिसे यूसीएस बोलते हैं। भोजन को देखने पर कुत्ते के मुंह से लार आती है, जिसे स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। मतलब एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि भोजन देखा और उसने लार गिराना शुरू किया, जिसे अनकंडीशनल रेस्पॉन्स या फिर यूसीआर कहा जाता है। भोजन देने से पहले जो घंटी बजाई है उसको अनुबंधित किया गया, मतलब उसकी कंडीशनिंग करवाई गई, इसीलिए उसे सीएस यानी कि कंडीशनेट स्टिमुलस कहते हैं। अगर कुत्ते को भोजन ना देकर केवल घंटी ही बजाई जाए तो लार आना अनुबंधित या अस्वाभाविक अनुक्रिया होती है, जिसे कंडीशनिंग रेस्पॉन्स कहा जाता है, सॉरी कंडीशनिंग स्टिमुलस कहा जाता है। देन क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसे एसआर थ्योरी भी कहते हैं। एसआर थ्योरी स्किनर ने किया था, स्किनर ने इन पर प्रयोग किया था, चूहों पर एक प्रयोग किया। प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक विशेष बक्से के आकार का एक यंत्र बनाया, जिसे स्किनर बॉक्स भी कहा गया। स्किनर के लीवर बॉक्स में लीवर को दबाने पर प्रकाश या किसी विशेष आवाज के होने के साथ साथ भोजन की तस्सरी यानी कि जो फूड है वो भी आ जाता था। इस प्रयोग के अवलोकन को लिपिबद्ध करके लीवर का संबंध को एक ऐसी लेखन व्यवस्था या रिकॉर्डिंग सिस्टम में रहता है जो प्रयोग के बीच में समय के साथ साथ लीवर दबाने की आवृत्ति की संचय ग्राफ को या फिर एक क्यूमुलेटिव ग्राफ में अंकित करता है। ओके, स्किनर ने चूहों पर और कबूतर पे कुछ प्रयोग किए, जो एक बॉक्स बनाया स्किनर ने, उसको स्किनर बॉक्स कहते हैं, और उन्होंने एक लीवर को दबाने पर कितनी बार वह लीवर दबा रहा है, क्या अनुक्रिया हो रही है, उसको एक क्यूमुलेटिव ग्राफ में भी शो किया। तो इस तरीके का एक स्किनर बॉक्स है। इन्होंने एक लीवर रखा है और चूहा किस तरीके से लीवर प्रेस करके अपना फूड लेता है, तो ये एक्सपेरिमेंट रहा उनका ऐसा। देन मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रयोग में स्किनर ने एक भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। प्रारंभ में चूहा बक्से में इधर उधर घूमता रहा, उछल कूद करता रहा। इसी बीच बाय मिस्टेक या फिर बोल सकते हैं कि वो जब इधर उधर घूम रहा था तो उसने लीवर दब गया, जिससे घंटी की आवाज हुई और खाना आ गया, मतलब उसकी प्लेट में खाना आ गया। चूहे ने तुरंत खाना नहीं देखा, लेकिन उसके बाद जब वो देखता है कि खाना आ चुका है वहां पे, तो वो खाना खा लेता है। इस तरह से वो बहुत सारे ट्रायल्स देखता है और उसको समझ में आता है कि जब जैसे ही वो लिवर प्रेस करता है या फिर लिवर गिराता है, उसको दबाता है, तो उसके बाद एक आवाज आती है और आवाज आएगी और आवाज आते ही वो खाना आ जाएगा। तो स्किनर जैसे ही चूहा भोजन प्राप्त कर लेता था, उसको समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है, इस लीवर को प्रेस करना और भोजन आ जाएगा। स्किनर भोजन प्राप्त करने के बाद में समय अंतराल में लीवर दबाने के चूहे के व्यवहार की विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है कि भोजन रूपी पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है एवं पुनर्बलन से फलस्वरूप चूहा लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीखता है। अभी यहाँ पर जो प्रयोग है उसमें स्किनर देखते हैं कि भोजन
चूहा बार बार लीवर क्यों प्रेस कर रहा है, मतलब अब जितनी बार वो लीवर प्रेस करता था उसके लिए फूड आ जाता था, घंटी बजती और फूड आ जाता था। अभी चूहे को लगता है कि जैसे ही आवाज आएगी या जैसे ही लीवर प्रेस करेगा उसको खाना आ जाएगा। जो खाना है वो उसके लिए रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन, एक पुरस्कार हो गया कि मुझे ये लिवर दबाने पे खाना मिल रहा है, तो अभी उसके लिए वो रीइंफोर्समेंट हो गया किसी भी उस लीवर को प्रेस करने का। तो यहाँ पर उन्होंने ये नोटिस किया कि रीइंफोर्समेंट की वजह से चूहा बार बार वो लिवर दबा रहा है, यानी कि वो मोटिवेट होता है कि लिवर दबा रहा है और खाना खा रहा है, खाना आ रहा है। अर्थात क्रिया प्रसूति ऑपरेंट रिस्पॉन्स के बाद उद्दीपक पुनर्बलित उद्दीपक यानी कि रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस दिया जाता है, तो प्राणी उसे बार बार दोहराता है। यानी कि किसी भी कार्य के लिए रीइंफोर्समेंट दिया जाए तो प्राणी उसे क्या करता है, बार बार करता है कि अच्छा ठीक है, इसके बाद मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा या इसके बाद मुझे रीइंफोर्स मिलेगा। इसी वजह से उस व्यवहार को बार बार दोहराता है और जिससे उसका लर्निंग और स्ट्रांग होता है। रीइंफोर्समेंट यहाँ पर बताया कि कौन कौन से रीइंफोर्समेंट होते हैं जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में या फिर सक्रिय अनुबंधन में जो रीइंफोर्समेंट मिलते हैं, वो है धनात्मक पुनर्बलन। कोई भी सुखद वस्तु या उद्दीपक जो उचित व्यवहार करने पर प्रयोजक को प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे अच्छे अंक प्राप्त करने पर जो अच्छा व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है माता पिता के द्वारा, ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नकारात्मक पुनर्बलन, किसी भी उचित व्यवहार को प्रदर्शित करने पर कष्टप्रद वस्तु की आपूर्ति रोक देना, उसे उचित व्यवहार के घटित होने की संभावना बढ़ती है। जैसे शरारत कर रहे किसी बच्चे को तब जाने देना, वह नोकझोंक बंद कर। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस जी मैम। मैम। यस मैम। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दैट मीन्स किसी भी उचित व्यवहार को प्रदर्शित करने पर कष्टप्रद वस्तु की आपूर्ति रोक देना, मतलब किसी ऐसे व्यवहार को बंद करवाना है जो अच्छा है और आपको वो व्यवहार बंद करवाना है, तो हम उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। जैसे अच्छे व्यवहार को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते और उनको यह है कि हरी सब्जी खिलाना है, और हरी सब्जी खिलाने के लिए आप क्या करते हैं, माता पिता उनको एक रीइंफोर्समेंट के लिए देते हैं कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे या फिर आप हरी सब्जी नहीं खाएंगे तो उनको खेलने नहीं जाने देंगे, या फिर अच्छा आप ये काम नहीं करेंगे, उनको जो पर्टिकुलर काम है उनको वो काम नहीं कराने के लिए उनको उनका बुरा नहीं करना, लेकिन उनके लिए कुछ अलग वे ढूंढना कि चलो ठीक है आप हरी सब्जी खिलाएंगे, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको जो आपकी पसंदीदा सब्जी वो नहीं बनेगी, जो सब्जी आपको पसंद नहीं है आपके लिए वो बनाया जाएगा। दंडात्मक दंड, पॉजिटिव पनिशमेंट दैट मीन्स किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर किसी कष्टप्रद वस्तु या उद्दीपक को प्रस्तुत करना। किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर, यानी कि एक ऐसा व्यवहार जो उचित नहीं है, तो उसके लिए कष्टप्रद वस्तु या उद्दीपक को प्रस्तुत करना, यानी कि जैसे किसी चीज से डराना, परीक्षा में कम नंबर प्राप्त करने पर छात्रा की प्रशंसा ना करना या निंदा करना, इसे अनुचित व्यवहार की पुनरावृत्ति से संभावना ओके। हाँ, किसी ऐसा अनुचित व्यवहार है तो हम डराते हैं किसी चीज को कि नहीं आप ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे, तो ये होता है पॉजिटिव पनिशमेंट। नकारात्मक दंड या नेगेटिव पनिशमेंट, किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर दुखद वस्तु की आपूर्ति रोक देना। जैसे कोई शैतान बच्चा है, अगर वो शरारत कर रहा है तो उसका टीवी देखना बंद करवा देना, ये हो जाता है नेगेटिव पनिशमेंट की, मतलब उसे किसी चीज से वंचित कर दिया जाता है। देन पुनर्बलन अनुसूची, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्थिर अनुपात की सूची, निश्चित संख्या में अनुक्रिया करने पर पुरस्कार करना, यानी कि बच्चे को कुछ फिक्स रेशियो में अगर वो व्यवहार कर रहा है तो उसको वो रीइंफोर्समेंट देना। देन परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची, विभिन्न विभिन्न संख्या अनुक्रिया करने पर पुरस्कार देना। जैसे एक बच्चे को ये हम कंडीशनिंग करवा रहे हैं कि कोई मेहमान आएगा तो आपको उनको नमस्ते करना है या फिर उनके पैर छूने हैं, तो अगर वो बच्चा हमेशा ऐसा कर रहा है तो उसको हमेशा रिवॉर्ड देना है, उसको चॉकलेट देना है या कुछ देना, ये हो गया फिक्स रेशियो कि हर बार कोई मेहमान आ रहा है हर बार उसको चॉकलेट दी जा रही है। देन होता है
परिवर्तनीय अनुपात, यानी कि आप उसको हर बार नहीं दे रहे हैं बट हर 2 मेहमान आने के बाद उसको दे रहे हैं। देन स्थिर अंतराल पर अनुसूची, यानी कि ओके, स्थिर अनुसूची पर मतलब फिक्स कर दिया कि अच्छा आप अब ये काम करोगे तब आपको दिया जाएगा, कि आज आप होमवर्क पूरा कर लोगे उसके बाद अब आपको ये दिया जाएगा, हर बार एक फिक्स टाइम पर ये एक टास्क पूरा कर लिया और उसके बाद आपको पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। देन परिवर्तनीय अंतराल अनुसूची, विभिन्न भिन्न अंतरालों पर पुनर्बलन या पुरस्कार की आपूर्ति करना, मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं कि इसी टाइम पे आपको अभी अच्छा लग रहा है आपने उसको रीइंफोर्समेंट दे दिया ताकि वो बच्चा नेक्स्ट टाइम अच्छा व्यवहार करे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी। स्मृति एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय सामग्री को पुनः स्मरण कर चेतना में लाकर पहचानने का प्रयास करता है। आप लर्निंग से ही रिलेटेड होता है मेमोरी भी। जब आप किसी चीज को सीख लेते हैं, किसी चीज का अधिगम कर लेते हैं, तो उस अधिगम की हुई सामग्री को पुनर्स्मरण करना, चेतना में लाना, यानी कि आपने जैसे किसी भी समस्या का समाधान करना है तो आप किसी प्रॉब्लम में हैं और आप पहले उस समस्या में जा चुके हैं और उस टाइम पे आपने उसका समाधान कर लिया था, प्रेजेंट में आप वापस उस समस्या में है, अब उस टाइम पे उसको पुनर्स्मरण करना कि कैसे आपने उस प्रॉब्लम से निकले थे, तो उस चीज को हम कहते हैं स्मृति। मतलब अभी आपने पुनर्स्मरण किया, उस चीज को याद किया कि अच्छा आपने ये वे यूज किया था जिसकी वजह से आप उस समस्या से निकल गए थे। ओके, मेमोरी की कुछ डेफिनेशंस है। हिलगार्ड और एटकिंसन के अनुसार पहले सीखी गई अनुक्रियाओं के चिन्हों को वर्तमान समय में व्यक्त करना या प्रदर्शित करना ही स्मरण है। आपने पहले कुछ सीखा और प्रेजेंट में अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उनको प्रदर्शित करना ही स्मृति है। आइजेनिक के अनुसार स्मृति व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पहले अधिगम की हुई प्रक्रिया या अनुभव की सूचना के रूप में एकत्रित करता है, फिर इस सूचना को विशिष्ट उत्तेजनाओं के प्रत्युत्तर में पुनरुत्पादित करता है। दैट मीन्स उसको जब आवश्यकता पड़ती है, पहले तो वो अपनी सारी लर्निंग को एक जगह संचित करता है और उसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार उसका इस्तेमाल करता है, यानी कि उस टाइम पे उसको याद करता है या फिर पुनः स्मरण कर लेता है उस चीज का। स्मृति के तत्व एवं प्रक्रियाएं, कुंटांकन या कूट संकेत, इनकोडिंग। जैसे कंप्यूटर के अंदर आपके वर्ड्स की इनकोडिंग होती है उसी तरीके से स्मृति भी इनकोडिंग होती है। तो स्मृति के संबंध में ये प्रथम प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जब व्यक्ति किसी वस्तु या सामग्री का अधिगम या प्रत्यक्षण करता है तो वह वस्तु या सामग्री से संबंधित स्मृति चिन्ह बनाता है। स्मृति को न्यूरोग्राम भी कहा जाता है। व्यक्ति सामग्री का कूट संकेतन भी आवश्यकता के अनुसार करता है। जब आप किसी चीज को स्मृति में लेके आते हैं, यानी आप किसी चीज की लर्निंग करते हैं, तो मेमोरी के लिए आप उसके कुछ संकेत बना लेते हैं। जैसे आप किसी रास्ते को याद करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर एक बोर्ड आता है या एक शॉप आती है, तो ये कुछ तरीके के कूट संकेत हो गए या एनकोडिंग हो गई जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर चीज को याद रख सकें। देन आंकलन या धारण, अब आप उसको कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, कितने टाइम तक उसको धारण कर सकते हैं, ये स्मृति की द्वितीय प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया कूट संकेतन के बाद संपादित होती है। संकलन में संकेतन द्वारा प्राप्त सूचनाएं मस्तिष्क में संकलित रहती है। जब तक उन सूचनाओं का उपयोग नहीं होता, अर्थात संकलन की अवस्था में स्मृति में आ चुकी सूचनाओं का कुछ समय तक धारण करके रखा जा सकता है। अब आपने कुछ याद किया, जैसे आपको एक शॉप पर जाना है और आपको मैंने वो शॉप का एड्रेस दिया और मैंने वहां पर उसके कुछ संकेत बताए या फिर मैंने आपको बता दिया एनकोडिंग की उस शॉप पर है, ऐसा ऐसा है, वहां पर ये बोर्ड लगा है, ये पोल आएगा या उस रास्ते पे जाना है, वो उस मोड़ से ऐसे मुड़ते हुए जाना है। अब मैंने आपको बताया, अब वो धारण करने की क्षमता कितनी है, वो कितने टाइम तक है। जब मस्तिष्क में वो सूचनाएं रहती है, एनकोडिंग तो है, अब वो कितने टाइम तक रहती है, कब उसका यूज किया जाता है और कितना आप उसको धारण करते हैं। देन पुनर्स्मरण, ये मेन थर्ड प्रक्रिया है। इसमें स्मृति की संकलित सूचनाओं में से उन सूचनाओं का प्रत्याहन या खोज की जाती है जो स्मृति उद्दीपक से संबंधित होती है, जिसे व्यक्ति पुनर्स्मरण करना चाहता है।
जैसे आपके पास बहुत सारी सूचनाएं होती है या आपने बहुत सारी चीजें लर्न कर रखी है, अभी वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए अभी काम की है या नहीं है, तो वो पुनः स्मरण करना, मतलब अभी आपसे रिलेटेड जिस चीज का काम है वही मुझे अच्छा स्मृति नहीं आपके काम आए, यानी कि मुझे अच्छा लगा, देखो ना, देखने दो ना। ओके, पर्टिकुलर जिस चीज की आवश्यकता है उससे रिलेटेड स्मृति ही आपको पुनः स्मरण करनी है, यानी कि उसी चीज को नहीं नहीं, बीच बीच में की पलक आवाज पलक आ आप बीच में, पलक अपना माइक को बंद कर दो या मैं आउट कर दूंगा आप लोगों को। जो बीच में बोलेगा डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप बीच में क्लास के। पूजा अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो बेटा। पूजा अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। राइट सर, अभी ठीक है सर? स्क्रीन नहीं है तुम्हारी? नाउ सर? यस, नाउ इट्स ओके। पूजा कोई बीच में बोलता है, यू जस्ट डायरेक्टली से टू देम कि आप अपने आप को माइंड को म्यूट करें। ओके सर, ओके। बेटा 200 बच्चे अगर जुड़े होते हैं तो मेरे को ढूंढना पड़ता है कौन बोल रहा है उसको, फिर मुझे म्यूट करना एक्चुअली पड़ता सर है। मैं वहीं पर चेक करने गई थी, तो दैट्स व्हाई मुझे तुम चेक मत करो, हम विल चेक इट एंड विल म्यूट इट। और आप डायरेक्टली बोल दो अगर कोई बीच में बोल रहा है कि आप दूसरे नहीं बोले आप, है ना? ठीक है बेटा, ओके बेटा, ओके। Now, next topic is विस्मृति, forgetting. Forgetting that means स्मृति से ही रिलेटेड है। स्मृति की भांति विस्मृति भी एक मानसिक प्रक्रिया है। अंतर केवल इतना है कि विस्मृति एक निष्क्रिय तथा नकारात्मक क्रिया है। आपको स्मृति के लिए, यानी कि मेमोराइज करने के लिए चीजों को एनकोड करना पड़ता है, यानी कि उसको कूट संकेतों में डालना पड़ता है, फिर उसको पुनरुत्पादन के थ्रू आप वापस से लेके आते हैं कि आपसे रिलेटेड मेमोरी कौन सी है। पर विस्मृति में ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता, ये एक निष्क्रिय क्रिया है। अगर किसी चीज का उपयोग नहीं हो रहा, आपने कुछ लर्निंग की है और उसको मेमोराइज नहीं कर रहे हैं, आपको उपयोग में नहीं आ रही है वो चीज, तो वो धीरे धीरे विस्मृति, मतलब वो धीरे धीरे वो उसके ट्रेसेस मिटते जाते हैं, यानी कि आपने जो एनकोड किया है, यानी आपने जो कूट संकेतन किए हैं, वो धीरे धीरे वो संकेतन मिटते चले जाते हैं और विस्मृति हो जाती किसी चीज की। तो एक नकारात्मक क्रिया है। यदि विस्मृति अधिक होने लगती है तो यह व्यक्ति में असामान्य व्यवहार पैदा करती है। धीरे धीरे अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, मतलब एक्सेसिव में अगर विस्मृति होने लगती है, तो ये असामान्य व्यवहार पैदा करती है, यानी कि नॉर्मल से परे हो जाती है कि आप अपना घर ही भूल गए या फिर कह सकते कि नाम भूल गए, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, तब इसकी असामान्य व्यवहार पैदा करती है। Then definition of forgetting. ट्रेवर्स के अकॉर्डिंग विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी कार्य को करने में असफलता। विस्मृति बहुत अच्छे से हम लोग परिचित होते हैं जब भी हम एग्जाम रूम में जाते हैं और कोई आंसर हम पहले पढ़ चुके हैं, पर उसका जो कूट संकेतन है वो हम अच्छे से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट में अगर कोई प्रश्न है उसका उत्तर हम नहीं लिख पाते हैं। तो ये विस्मृति का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो यानी कि हम किसी समय प्रयास करने पर भी पूर्व अनुभव का स्मरण नहीं कर पाते हैं, तो उसे ही हम फॉरगेटिंग कहते हैं या फिर विस्मरण कहते हैं। देन मन ने डेफिनेशन दी है, किसी सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने में असफलता ही विस्मृति कहलाती है। आपने पहले कोई बात हुई है या फिर कोई पहले इंसिडेंट हुआ है या जो भी घटना घटित हुई है, अगर आप उसको बाद में स्मरण नहीं कर पाते, इसी को विस्मृति कहते हैं। विस्मृति के कुछ फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला है दमन सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिप्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार हम दुखद और अपमानजनक घटनाओं को याद नहीं रखना चाहते, अतः हम उनका दमन करते हैं। परिणामतः वह हमारे अचेतन मन में चली जाती है और हम उनको भूल जाते हैं। देन सेकंड है समय का प्रभाव। हैरिस के अनुसार सीखी हुई बात पर समय का प्रभाव पड़ता है। अधिक समय पहले सीखी हुई बात और अधिक कम समय में सीखी हुई बात को कम भूलते हैं, यानी कि बहुत दिनों पहले अगर आपने कोई बात सीखी है तो उसे आप जल्दी भूल जाएंगे। बहुत टाइम हो जाता है, मतलब उसमें जैसे जैसे टाइम गैप आता जाता है उसके अकॉर्डिंग हम उन बातों को भूलते चले जाते हैं। और अभी आपने रिसेंटली कुछ सीखा है तो आपको वो बातें जल्दी याद हो जाती है या फिर उनको आप देरी से भूलते हैं।
बाधा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम एक पाठ को याद करते हैं और उस पाठ को याद करने के बाद हम दूसरा पाठ याद करते हैं, तो हमारे जो पहला पाठ हमने याद किया है, तो दूसरा वाला पाठ में वो बाधा उत्पन्न करता है। या फिर हम जब दोबारा पहला वाला पाठ याद करते हैं या फिर उसको फिर से याद करने की कोशिश करते हैं, जो सेकंड नंबर वाला पाठ आपने याद किया था वो बाधा उत्पन्न करता है। रुचि, ध्यान व इच्छा का अभाव। जिस कार्य को हम जितनी कम रुचि, ध्यान और इच्छा से सीखते हैं, उतना ही जल्दी हम उसे भूलते हैं। स्काउट के अनुसार जिन बातों के प्रति हमारा ध्यान रहता है हम उन्हें स्मरण रखते हैं, और जिन बातों के प्रति हमारा ध्यान नहीं रहता हम उनको भूल जाते हैं। देन थ्योरी ऑफ डिसयूज, अनभ्यास का सिद्धांत। जब भी थॉर्नडाइक एवं एबिंगहॉस के अनुसार विस्मृति का कारण अभ्यास या अभाव भी बताया गया है। यदि हम सीखी हुई बात का बार बार अभ्यास नहीं करते हैं तो हम इसे भूल जाते हैं। आपने कोई बात बहुत पहले सीखी है, या हो सकता है कि आपने एक कोर्स या किसी चीज को आपने किसी कोर्स करके कुछ सीखा है, अभी आपको यूज ही नहीं आ रहा है, आपने बहुत टाइम निकाल दिया, बहुत साल निकल गया, अभी आपको वो टाइम याद ही नहीं आ रहा है, आपने कुछ सीखा है वो याद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने ना तो अभ्यास किया है ना ही उसको अधिक समय दिया है। देन सिक्स, विषय की मात्रा। विस्मरण विषय की मात्रा के कारण भी होता है। हम छोटे विषय को देर में और लंबे विषय को जल्दी भूल जाते हैं। जब छोटे छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं या छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, आप उसको बहुत टाइम तक याद रखते हैं, और लंबे विषय जो हमको टफ लगते हैं उनको हम जल्दी भूल जाते हैं। सीखने की दोषपूर्ण विधि। यदि शिक्षक बालकों को सीखने के लिए उचित विधियों का प्रयोग न करे या दोषपूर्ण विधियों का प्रयोग करता है तो उसको थोड़े ही समय में भूल जाते हैं। अब आप कौन सी विधि के द्वारा लर्न कर रहे हैं या फिर आपका अधिगम किस विधि के द्वारा हो रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस विधि के द्वारा याद कर रहे हैं। अगर वो विधि लंबी चल रही है या सही विधि अपना रहे हैं तो उसकी स्मृति बहुत लंबे समय तक रहेगी, अदरवाइज हम विस्मृति या फिर हम भूल जाते हैं। मानसिक द्वंद्व, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि दो चीजें जब एक साथ मस्तिष्क में चलती है तो उसको हम मानसिक द्वंद्व कहते हैं। मानसिक द्वंद्व के कारण मस्तिष्क में किसी न किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यह परेशानी विस्मृति का कारण बनती है। देन मादक वस्तुओं का प्रयोग। मादक वस्तुओं का प्रयोग मानसिक शक्ति को क्षीण करता है, यानी कि आपकी जो लर्निंग जो आपकी कैपेसिटी है, किसी चीज को धारण करने की कैपेसिटी है, वो कम करता है, और इसी की वजह से विस्मरण हो जाता है या फिर उन चीजों को धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं जो उन्होंने पहले याद की थी। संवेगात्मक असंतुलन। किसी संवेग के उत्तेजित होने पर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा में असाधारण परिवर्तन आता है। उस दिशा में वह पिछली बातों का स्मरण करना कठिन हो जाता है। बालक भय के कारण किसी भली प्रकार से याद किए गए पाठ को भूल जाता है। ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि बच्चे को आपने पहले पूरा चैप्टर पढ़ा दिया या पहले याद करवा दिया, और अभी आप उसको जब पूछ रहे हैं और उसको डरा रहे हैं तो डर की वजह से उसने जो पहले याद किया था, जो आपको बताया भी था, वो भूल गया, क्योंकि उसका संवेगात्मक असंतुलन हो गया। विषय का स्वरूप। हम सरल, सार्थक और लाभप्रद बातें बहुत जल्दी याद रखते हैं या बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं, और इसके विपरीत अगर कोई निरर्थक चीजें होती है या कठिन होती है या हानिप्रद बातें होती है उसको हम जल्दी भूल जाते हैं। सीखने में कमी। हम कम सीखी हुई बातों को शीघ्र और भली प्रकार से सीखी हुई बातों को विलंब से भूलते हैं। स्मरण न करने की इच्छा। यदि हम किसी बात का स्मरण नहीं करना चाहते या हमारा मन ही नहीं है उस चीज को याद रखने का, तो हम उन चीजों को और जल्दी भूल जाते हैं। मानसिक आघात। सिर में आघात या चोट लगने के कारण भी हम चीजों को जल्दी भूल जाते हैं। मानसिक रोग। कुछ मानसिक रोग ऐसे होते हैं जो स्मरण शक्ति को निर्बल बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप विस्मरण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और हम चीजों को भूल जाते हैं। देन फॉरगेटिंग कर्व, भूल वक्र या फिर विस्मृति वक्र। भूल वक्र समय में विस्मृति धारण की गिरावट को दिखाता है, यानी कि ग्राफ पेपर पर ये बताता है कि आपकी जो गिरावट हुई है, स्मरण की जो गिरावट है, उसको प्रदर्शित करता है। ये वक्र दिखाता है कि समय के साथ जानकारी कैसे खो जाती है जब इसे बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। तो एक ग्राफ पे या फिर ग्राफ पेपर पे जो चित्र है उसको हम
फॉरगेटिंग वक्र कहते हैं। चिंतन चिंतन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न देने वाली एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में निरंतर चलती रहती है। जब प्राणी के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो चिंतन की शुरुआत होती है। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक चिंतन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चिंतन सामान्य रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन एक मानसिक प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलती रहती है। डेफिनेशन एटकिंसन एंड हिलगार्ड के अकॉर्डिंग चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसमें घटनाओं तथा वस्तुओं के प्रतिनिधियों के रूप में प्रतीकों की विशेषता होती है। यानी कि ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उसके लिए आपको एक ज्ञान का उपयोग होता है जो घटनाओं या वस्तुओं से जुड़ी हुई रहती है। बैरॉन के अनुसार चिंतन में संप्रत्ययों की प्रतिज्ञाप्ति तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। चिंतन में बहुत सारी इमेजेस आती है, बनती है, बिगड़ती है, आप बहुत सारी चीजें सोचते हैं, ऐसा नहीं ऐसा कर लेता, ये चीज हो जाती, तो आप अपने अकॉर्डिंग माइंड मैपिंग करते रहते हैं या फिर बहुत सारी इमेजेस बनाते हैं और तोड़ते रहते हैं। चिंतन का स्वरूप, नेचर ऑफ थिंकिंग। चिंतन एक अव्यक्त मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात इसे स्थूल वस्तुओं की भांति प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देखा जा सकता। चिंतन कैसा होता है या किस प्रकार का होता है या स्वरूप क्या है चिंतन का, आप चिंतन को नहीं देख सकते, एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन प्रक्रिया का संबंध भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों से होता है। आप पास्ट भी सोचते हैं, प्रेजेंट भी सोचते हैं, फ्यूचर भी सोचते हैं। चिंतन एक प्रमुख उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना होता है, अतः इसमें प्रयत्न एवं त्रुटि की प्रक्रिया भी शामिल होती है। आप किसी उद्देश्य के लिए या किसी समस्या के समाधान के लिए चिंतन करते हैं तो इसमें आप सही भी कर रहे हैं, आप ट्राई भी ले रहे हैं और एरर्स भी करते हैं। चिंतन एक निश्चित दिशा में होता है क्योंकि ये लक्ष्य निर्देशित होता है। अभी आप किसी टॉपिक पे सोच रहे हैं तो उसका लक्ष्य है कि हाँ ये अच्छा होगा या बुरा होगा, वो बात की बात है, लेकिन वो एक लक्ष्य निर्धारित होती है कि आप किसी एक चीज को लेके सोचना शुरू करते हैं और उसके बाद आप उस चीज पे सोचते रहते हैं या फिर उसका चिंतन करते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, संप्रत्यय का अर्थ एवं परिभाषा। कॉन्सेप्ट, ब्रूनो के अनुसार संप्रत्यय चिंतन प्रक्रिया के द्वारा निर्मित एक श्रेणी वर्ग है। इसका उद्देश्य प्रत्यक्षकरणों को अपेक्षाकृत सार्थक एवं समग्र रूप से संगठित करना होता है। मार्क्स के अनुसार संप्रत्यय को वस्तुओं एवं घटनाओं की उभयनिष्ठ विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार हम हमारे अनुभवों को संगठित एवं विभेदित करके प्रतीकात्मक साधन है और साधन और उच्च चिंतन की मौलिक आवश्यकता है। ओके, कॉन्सेप्ट दैट मीन्स बहुत सारी विशेषताओं को लेकर हमने संगठित कर दिया। हमने सारी जो एक जैसी विशेषता है उन विशेषताओं के आधार पर हम किसी चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम किसी साउंड वाली चीज है, कोई आवाज करने वाली चीज है, या सॉलिड लिक्विड गैस को हम कैसे बताते हैं कि इसकी विशेषताओं के आधार पर हम चीजों को संगठित करते हैं या फिर उनको उस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन या उनका विभाजन करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। संप्रत्यय के प्रकार, संयोजित संप्रत्यय, यदि किसी उद्दीपक को दो या दो से अधिक विशेषताओं के आधार पर किसी वर्ग में वंगित किया गया है या फिर बांटा गया है तो उसे संयोजित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि दो विशेषताओं के आधार पर या दो से अधिक विशेषता किसी एक चीज में आपको दिख रही है, आपको लग रहा है कि ये मतलब जैसे अगर आप कुछ बच्चों का सिलेक्शन कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि अच्छा ठीक है डांस भी अच्छा करता है और गाना भी अच्छा गाता है तो इनको एक अलग ग्रुप में रख देते हैं। उस तरीके से आपने उनकी विशेषताओं को देखा और उनको एक अलग ग्रुप में रख दिया, तो इसको हम कहते हैं संयोजक संप्रत्यय। देन वियोजक संप्रत्यय, यदि किसी उद्दीपक को एक या दो विशेषताओं के आधार पर किसी वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है तो उसे वियोजक किया जाता है। ओके, यदि किसी उद्दीपक को ये आई थिंक ये सेम ही है, मैं आपको नेक्स्ट वाला बता देती हूँ। प्रतिबंधित संप्रत्यय, यदि किसी वस्तु को संप्रत्यय होने के लिए कोई शर्त लगाई जाती है तो उसे
सप्रतिबंधित संप्रदाय कहते हैं। जैसे यदि एक कहना कि यदि वस्तु काली है तो उसे संप्रदाय होने के लिए वर्गाकार होना चाहिए, ये प्रतिबंध संप्रदाय का एक उदाहरण है। ओके, कंडीशनल मतलब आपने शर्तें लगा दी, मतलब आपने लगा दिया है कि ये चीज ऐसी होगी तभी इस कैटेगरी में आएगी। आपने बोला कि अगर कोई काला है, अगर मैं किसी रंग को काला कहूंगा तो काला तभी कहूंगा जब वो चौकोर होगा या फिर वर्गाकार होगा। तो आपने अपनी साइड से एक कंडीशन लगा दी कि ये कंडीशन पूरी होगी तभी संप्रदाय को ऐसा माना जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। समस्या समाधान बाधाओं पर काबू पाकर लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो अधिकांश गतिविधियों का एक सामान्य हिस्सा है। समस्या समाधान से तात्पर्य जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने की एक प्रक्रिया है। समस्या समाधान यानी कि आप कैसे किसी भी समस्या का समाधान खोजते हैं, ये एक प्रकार की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। ये बाधाओं के बावजूद सामंजस्य स्थापित करने की विधि है। आप किसी समस्या में ग्रसित हैं और उससे बाहर निकलने के लिए आप जिस प्रकार की जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, वो जो प्रक्रिया है वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान का महत्व, यह उनमें स्वयं कार्य करने का आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। आप अगर किसी समस्या में हैं तो आप खुद उस समस्या से निकलने की कोशिश करेंगे तो वो आपके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न करेगी। यह उनके विचारों एवं सृजनात्मक चिंतन और तार्किक शक्ति का विकास करता है। अब अगर आप समस्या का समाधान कर रहे हैं तो आपके अंदर बहुत सारा चिंतन उत्पन्न होगा, आप उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। यह उनकी रुचि को जागृत करता है। अब आपका इंटरेस्ट भी होगा कि हाँ भी इस प्रॉब्लम में हूँ तो मैं इसको कैसे निकल सकता हूँ, तो आपका सारा इंटरेस्ट वहीं रहेगा। यह आपकी रुचि को जागृत करता है। यह उनको अपनी भावी जीवन की समस्याओं का समाधान करने का प्रशिक्षण देता है। समस्या समाधान का महत्व यही है कि आप भावी जीवन में भी कभी इस समस्या में आते हैं या फिर ऐसी कोई समस्या आती है तो आपको पता है कि उनका सोल्यूशन कैसे निकालना है। यह उनको समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग का अनुभव प्रदान करते हैं। यानी कि अगर आप किसी विधि का उपयोग कर रहे हैं तो आपको पता है कि इन फ्यूचर अगर किसी समस्या में आप हैं तो किस विधि का उपयोग करके उस समस्या से निकला जा सकता है। ओके, थैंक यू। मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ है। अभी अगर आपको की कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। मैम वो कुत्ता के एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद वह एक बार समझा दो ना। पैवलोव एक्सपेरिमेंट उसके बाद में था ना वो मेरे में नेट पर प्रॉब्लम थी ना तो देख नहीं पाई। बेटा कौन सा वाला, अभी आप मुझे उसकी विशेषताएं। इसके बाद वाला कमियां, एक मैम ये एक्सपेरिमेंट था। आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ये कुत्ते वाला तो आ गया, उसके बाद में जो था ना। ओके, आप जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, क्रिया प्रसूति अनुबंधन। हाँ मैम, हाँ ये वाला, वो नेटवर्क इश्यू की वजह से नहीं देख पाई। क्रिया प्रसूति अनुबंधन जिसको स्किनर ने एक प्रयोग किया था चूहे के ऊपर, और उन्होंने बताया था कि कैसे बार बार अनुक्रिया कर रहा है। वो चूहा अनुक्रिया क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, यानी कि उसको कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिल रहा था। क्या मिल रहा था? उसको फूड मिल रहा था। जो जैसे उसको फूड मिल रहा था उसकी वजह से वो बार बार उस अनुक्रिया को कर रहा था। तो यहाँ पर एक प्रकार की लर्निंग सिखाई है कि जब आप किसी चीज को रीइंफोर्स करते हैं या किसी चीज को आप किसी चीज में पुरस्कार देते हैं या दंडित करते हैं, उस प्रकार से भी लर्निंग करवाई जा सकती है। तो मैं आपको प्रयोग समझाऊं या फिर आपको समझ में आए कि ये क्या कहना चाह रहा है?
हेलो। इसमें समझा दीजिए, बाकी फिर मैं देख लूँ। ओके, उन्होंने एक चूहे पर प्रयोग किया था। उस प्रयोग के अनुसार एक भूखे चूहे को उन्होंने स्किनर बॉक्स में रखा, और जब चूहा इधर उधर गतिविधि करता और एक्टिविटी कर रहा था तो उसे लीवर प्रेस हो गया, और लीवर दबाने की वजह से उसका जो खाना था वो प्लेट में आ गया। तो चूहा देखता है कि ये खाना खा लेता है, और उसके बाद वो फिर से अनुक्रिया करता है। जो बार बार वो क्रिया करता है, उन क्रिया के हिसाब से जब उसको वो फूड आ जाता है तो उससे वो एक उसको ये लगता है कि अच्छा लीवर प्रेस कर रहा है, और लीवर प्रेस करने के बाद उसको जब फूड मिलता है तो उसको एक रीइंफोर्समेंट मिलता है। उसको ये लगता है कि यहाँ पर मुझे इसकी वजह से भोजन मिल रहा है, तो उसके लिए उसकी कंडीशनिंग हो जाती है उसके साथ कि वो पुनर्बलन हो जाता है, कि मतलब उसको भोजन मिल रहा है, उसको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, या फिर उसको एक रिवॉर्ड मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लीवर दबाने की क्रिया को सीख जाता है। यहाँ पे हम लर्निंग सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? लर्निंग में क्या सिखा रहे हैं कि वो लीवर कैसे प्रेस करता है, लीवर कैसे दबाता है। तो उसको जब फूड मिलता है तो उसकी वजह से वो लर्निंग सीख जाता है। ओके मैम, थैंक यू। Vishaka Sharma, ask your question. Vishaka Sharma, ask your question. यस सर। मैम, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है? ओके, मैं वो स्लाइड निकाल देती हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए विशाखा, मैं आपको कनेक्ट करता हूं। रीइंफोर्समेंट के दो डायमेंशंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव डायमेंशन इज रिवार्ड एंड नेगेटिव डायमेंशन इज पनिशमेंट। सो रीइंफोर्समेंट का मतलब ये हुआ, आइदर यू शुड गिव द पॉजिटिव रिवार्ड, आइदर यू शुड गो फॉर द नेगेटिव वे, दैट इज पनिशिंग द थिंग्स। सो इस तरीके से लर्निंग की जाती है। सो प्रिंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में इसी प्रकार की लर्निंग होती है कि द रीइंफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें एक और बात बताना चाहता हूं, जो भी एक स्लाइड खुली हुई है, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें वेरिएबल रेशियो होता है, 4 तरह के फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल होता है। अगर जैसे जो पनिशमेंट देना है और जो एग्जैक्टली है वो कितनी देर बाद कितना हैवी पनिशमेंट दे रहे हैं, वो क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल तरीके का है, इस तरह के शेड्यूल्स हैं, उसके द्वारा लर्निंग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जब आप पीजी में आ जाएंगे तो वेरियस शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट को आप पढ़ेंगे कि कितने शेड्यूल्स हैं, किस तरीके से कैसे असर करता है। ओके, गॉट द पॉइंट विशाखा? यस सर। ओके, वन मोर डाउट। यस, एक बार लेते हैं यशु जोशी का, लेते हैं। यशु जोशी वांट्स टू आस्क समथिंग। यस सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि थिंकिंग में पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग क्या होती है? Positive thinking and negative thinking, the way you just think about the positive aspects of the thing, that is the positive thinking. और negative thinking, the way एक ही डायमेंशन है, एक ही इवेंट है, उसके लिए कोई पॉजिटिव सोच सकता है, उसी के लिए नेगेटिव सोच सकता है। फॉर एन एग्जांपल, एक डॉक्टर है, ओके, वो बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करता है। अगर पॉजिटिवली सोचा जाए तो उसने इतने पेशेंट्स को ठीक कर दिया, और जो नेगेटिव थिंकिंग रखेगा उसके दिमाग में ये होगा कि इस आदमी ने तो 5 लोगों को ठीक नहीं कर पाया, इसका मतलब द डॉक्टर इज। सो कहीं ना कहीं हमारा जो ये कहना चाहिए जो सिग्निफिकेंस लेवल है, ओके, वो किस लेवल पे पॉजिटिव मान रहा है और किस लेवल पे नेगेटिव मान रहा है। ओके, सो थिंकिंग इज इन द सिमिलर डायरेक्शन। यू थिंक पॉजिटिव, द रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव, एंड इफ यू थिंक नेगेटिव, ओके, और नेगेटिव चीजों में भी अगर डायमेंशंस में ढूंढा जाए तो पॉजिटिविटी मिल सकती है। ओके ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है सर, नेगेटिविटी अगर किसी में है तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट की जाए? पॉजिटिव फ्लो को बढ़ा दीजिए। ओके, द पॉजिटिव फ्लोज ऑफ इमोशंस हैं, उनको आप इंक्रीज करिए तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कल भी कहीं एक लेक्चर था, आई जस्ट डिलीवर वन लेक्चर, बड़ा थोड़ा सा एक जोक तरीके का है एग्जांपल, बट मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैं मॉर्निंग में कॉलेज आ रहा था, अचानक मेरे कोट पर कबूतर ने पीठ कर दी। सो व्हाट आई थिंक
ये मेरे कबूतर मेरे कोट को खराब कर दिया, रास्ते में ये पूजा मैडम मेरे को मिल गई, इन्होंने बोला कि सर आप पॉजिटिव सोचो। मैंने कहा कैसे पॉजिटिव सोचूं, मेरा तो कोट खराब हो गया। तो उसने शी सिंपली सेज कि सर ये सोचिए कि आप गाय भैंस को उड़ना नहीं आता है। सो दैट्स वे द थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाई, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नेगेटिविटी। पॉजिटिव डायमेंशंस भी छिपे होते हैं, उनमें ढूंढने की जरूरत होती है हमें। ओके, दैट वाज जस्ट एन जोक। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हमारे एंशिएंट लिटरेचर में, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, कोई परत नहीं है। हो सकता है आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे वाले एग्जाम्स के लिए आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाए, हो सकता है ऐसा। सो दैट्स वे द पॉजिटिविटी इज ऑलवेज देयर। जब एडिसन ने जब बल्ब बनाया था, तो उसने एक बात की थी, 47th टाइम में वो सक्सेसफुल हुआ, 47th या 48th टाइम में वो सक्सेसफुल हुआ। तो उसने एक कमेंट किया था कि मुझे कम से कम ये आ गया कि मुझे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाना तो नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर आ गया कि 47 तरीके से इस इलेक्ट्रिक बल्ब को नहीं बनाया जा सकता है। सो दैट्स द वे ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ओके सर, थैंक यू। कोमल, you want to ask something? Vikram, Yes, sir. you want to ask something? Sir, I just want to ask only single question is that what is the difference between operant and a classical conditioning? Okay, पूजा आप क्लेरिफाई करें। You have just taught the operant and classical conditioning, दोनों में डिफरेंस बताइए। ओके सर, क्लासिकल कंडीशनिंग दैट मींस जो कंडीशनिंग है आप क्लासिकल वे, दैट जैसे पावलोव डॉग एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग बताई थी कि जो नॉर्मल रिस्पॉन्सेस है, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस था, लार वाला रिस्पॉन्स, तो उस रिस्पॉन्स का था कि उन्होंने बेल के साथ एक कंडीशनिंग करवाना स्टार्ट करवाया उसका, तो वही क्लासिकल कंडीशनिंग थी कि आप उसको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस पे आप उनके साथ जो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस रख के कंडीशनिंग स्टिमुलस को चेंज करते हैं, ये हो गया। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग आप रीइंफोर्समेंट के थ्रू उस कंडीशनिंग को करवाते हैं या रीइंफोर्समेंट के थ्रू उस लर्निंग को करवाते हैं। विक्रम, थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूं मैं पूजा जी के जवाब में ही। एग्जैक्टली what Yes, is sir. what is classical conditioning? Classical conditioning is purely based on the conditioning of unconditioned stimulus and conditioned stimulus, so that on the basis of conditioned stimulus, conditioned response can be generated. Okay, that is the meaning of classical conditioning. There is no meaning of reinforcement here. हालांकि जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की बात करते हैं, उसमें रीइंफोर्समेंट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। वो कहते हैं कि जो भी कंडीशनिंग हो रही है या तो रिवार्ड पाने के लिए की जाती है, या जो भी लर्निंग की जा रही है वो या तो रिवार्ड पाने के लिए की जा रही है या पनिशमेंट से अपने आप को बचाने के लिए की जा रही है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ओके, इसके अलावा भी मैं कुछ कोशिश करूंगा, आपके क्वेश्चन को मैं शेयर करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। एक कोई पीपीटी बना के आई जस्ट शेयर इट ऑन योर मेल आईडी, सभी की मेल आईडी पे मैं शेयर कर दूंगा। यस, ओके, सो Sure. Okay, so the time is over now, and as well as the questions are also over. क्योंकि कुमकुम सिंह has raised the hand. कुमकुम, just you want to say something? Just आप पूछ लीजिए, 1 मिनट के अंदर पूजा जी जवाब देंगी आपकी बात का। मैम, मुझे ये पूछना है कि जैसे कि हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, लेकिन वो कोशिश करने के बाद भी हमसे नहीं हो पाती है, तो उस रीजन में हम क्या करें? Okay, Kumkum, the question is should be pertinent with this particular topic, either memory, thinking, concept formation, problem solving में आपका question include किया जा सकता है। You have planned it and but you are not succeeded. Okay, so इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में फेलियर है, हमारी डेडिकेशन में फेलियर है, हमारे एफर्ट्स में कुछ कमी है, so that your plan is not ये कहना चाहिए met out, प्लान आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। सो प्लानिंग करने के पहले जस्ट यू मेक अ प्लान वेरी प्रॉपरली, कंसीडरिंग द पॉजिटिव एंड द लिमिटेशंस ऑफ द टू अचीव द गोल। जो लिमिटेशंस हो सकती है उन सबको सोचने की जरूरत है ज्यादा, देन डेफिनेटली द प्लानिंग विल बी सक्सेसफुल। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। प्लीज बोलिए। सर, आज की जनरेशन में हम देखते हैं कि कहीं कहीं जो मतलब यंगर्स हैं वो भी मतलब कि डेली लाइफ में कुछ कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो उसमें क्या रीजन हो सकता है सर? फैक्टर्स ऑफ फॉरगेटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें इनहिबिशन, इंटरफेरेंस कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं, लैक ऑफ रिपीटेशन, लैक ऑफ रिव्यूइंग द थिंग्स। ओके,
जो कुछ आपने किया है वो कंसंट्रेशन के साथ नहीं किया है, फुल एफर्ट्स के साथ नहीं किया, इंटरेस्ट के साथ कमी है, सो दैट यू आर फॉरगेटिंग द थिंग्स। बाकी नहीं भूलेंगे आप किसी मूवी में जाते हैं, मूवी के अंदर क्या होता है, ओके, वो पूरा के पूरा सिनेरियो हमें अच्छी तरह याद होता है। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज टू मेमोराइज द थिंग्स। बहुत तरीके हैं, आप कोडिंग के द्वारा, डिकोडिंग के द्वारा सीखिए, कोड करिए चीजों को, उसके बाद सीखिए तो लर्न करेंगे। लर्निंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, ओके, उन मेथड्स का यूटिलाइजेशन करिए, सीरियल लर्निंग करिए, एंटीसिपेशन मेथड से लर्निंग करिए, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सीडेड। शीतल, यू वांट टू आस्क समथिंग? सो ओके, सो आज हमारी बात यहीं हम फिनिश करेंगे। थैंक यू पूजा फॉर बीइंग विद अस। सर, यस प्लीज। सर डिसकंजक्टिव कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? क्या बेटा? आई एम नॉट लिसनिंग योर वॉइस। डिसकंजक्टिव कॉन्सेप्ट। डिसकंसेप्टिव कॉन्सेप्ट। और कहीं टेक्निकल वर्ड लेके आ गई विशाखा। आई विल ट्राई नहीं टू सर, क्लैरिफाई। हाँ आई विल ट्राई टू सर, वो क्लैरिफाई। टाइप्स में था। वो टाइप्स में है। आई जस्ट गो फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। फिलहाल हमारा जो शेड्यूल है ना, वो 5:01 और ज्यादा हो गया, हम किसी भी समय आउट हो सकते हैं। ओके, सो विशाखा, आई Okay, विल sir, रिस्पॉन्ड यू टुडे इटसेल्फ। आई पर्सनली रिस्पॉन्ड यू। आप मुझे Okay, sir. व्हाट्सएप कर देना, मैं जस्ट रिस्पॉन्ड यू, है ना? ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस पूजा, एंड द 2 days वर वंडरफुल। और आप लोगों को एक बात बता दूं, शेयर हो गई। ओके, आज आप थोड़ी देर बाद अपना मेल खोलेंगे तो फर्स्ट डे आप मेल खोल के चेक कर पाएंगे। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे की सारी पीपीटीज आपकी मेल पर अवेलेबल है। ओके, सो कुछ लोगों की जो मेल आईडी जिन्होंने गलत लिखी थी, ओके, वो फॉर्म को री रजिस्टर करके अपनी मेल आईडी को वापस सही करके लिख के भेज दें। दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर अस, ताकि हम चेक कर पाएंगे। ओके, सो कल सैटरडे है और सैटरडे में हमारे साथ हम रिस्पांस मैकेनिज्म, नर्वस सिस्टम पर बात करेंगे, टाइप्स एंड फंक्शंस पर बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर बात करेंगे। कल चैट बॉक्स पे अपनी, चलिए रीफॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप चैट बॉक्स पे अपनी राइट मेल आईडी लिख के भेज दें सारे बच्चे। ओके, जितने जो सुन रहे हैं, ओके, सारे बच्चे अपनी मेल आईडी को चैट बॉक्स पे लिखकर भेज दें, so that I'll copy the mail IDs and then I'll send you again. मैं सारा भेज दूंगा। So thank you, बहुत सारे मिल गए हैं मुझे। Thank you to all of you also। कि आप लोग हैं तभी ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सकता है और सक्सेसफुल हो रहा है। कल हमारे बीच डॉक्टर निखिल चौधरी होंगे। He is working at Government of Delhi. Delhi से will just link it with us. He will teach response mechanism, nervous system, types and functions and endocrine glands. ये EVGC हैं, मतलब स्कूल काउंसलर पे हैं, PhD करी है, नेट क्लैरिफाइड है, गोल्ड मेडलिस्ट है। सो वी आर बीइंग विद डॉक्टर निखिल टुमारो शार्प एट 3:50 PM। ओके, सो सभी बच्चे जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, एंड इसी आशय के साथ कि सबका मंगल होए रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल